हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहाँ पर होती है नीट के क्वेश्चंस की अनलिमिटेड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, नीट की प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल जो प्ले करता है दैट इज योर प्रैक्टिस। सो आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गुड मेथड टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन टेस्ट स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस तो ओपन टेस्ट के मैं आज आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे जो लिंक दिया है उसको क्लिक करिए। इट विल टेक यू स्ट्रेट टू द ओपन टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक, जहां पर आप और इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो काइंडली गो देयर स्टूडेंट्स एंड चेक दोस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और सॉलिडिफाई हो सके एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। हेलो, माय नेम इज सौरभ पुलानी और आज हम टैकल करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत वेटेज भी कैरी करता है व्हेन इट कम्स टू नीट एग्जाम्स। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होते आ रहे हैं या फिर आते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ एंड डीसी सर्किट एनालिसिस, किरचॉफ्स लॉस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट को। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेड एवरी ईयर। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत इजी भी आते हैं और मीडियम लेवल के भी आते हैं। सो इट इज वर्थ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड रिमेंबरिंग देयर कंसेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। अगर हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो एक ओवरव्यू जनरेट हो जाएगा इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो वी विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। सो वन बाय वन लेट अस सी द क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू अस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट the resistance of platinum wire at 0 degrees is 2 ohms, 6.8 ohm at 80 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is. So यहाँ पे हमें temperature coefficient of resistance of the wire को calculate करना है. So students, let us see. जब हमारे पास यहाँ पे initial resistance given है, that is given as 2 ohms. So we can apply the formula. Resistance at a temperature is equal to R naught into 1 plus alpha into T. ओके, सो यहाँ पे RT होगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर, प्लैटिनम वायर at 80 degree Celsius, which is given as 6.8. So let us put the data here, and the value of R naught is taken as 2, 1 plus alpha into 80. तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो वहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो 1 plus 80 अल्फा विल बी इक्वल टू 3.4 और 80 अल्फा विल बी इक्वल टू 2.4. So solving this we can easily get the value of alpha. सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3 इंटू 10⁻⁻2 एंड इसके जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी पर डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जिसका ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ कॉलम 1 एंड अ कॉलम 2। सो कॉलम 1 गिव सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज और उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें राइट हैंड साइड पर गिवन है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे मैच द कॉलम्स करना है जिसमें हमारे पास क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट दे रखी है इन द कॉलम 1 एंड क्वांटिटीज ऑन द राइट पे हमारे पास उनका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन से यहाँ पे क्वांटिटीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करके हम उसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन ए का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू R. Then we have the electrical resistivity. So electrical resistivity can be calculated if we know the formula M by NE square into rho. Then we have the relaxation period, and relaxation period is given by E by J. And then we have the current density which is given by NE into VD. So जो current होता है that is NEAVD, और अगर उसको हम area से divide करते हैं तो we get the current density. ठीक है, तो इन सारी इक्वेशंस को अगर हम इन सारे क्वांटिटीज को हम रिलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी नीट में काफी पूछे जाते हैं तो आपको उनको भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। सो कॉपर एज यू नो इट इज बेसिकली अ मेटल। सो हमें ये पता है कि जो मेटल होता है उसके साथ जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज करती है, बिकॉज जो कर्नल्स होते हैं उसके अंदर दे स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर एंड मोर और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने के लिए
थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, राइट? सो डेफिनेटली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी शुड ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी ऑप्शंस उसको सिग्निफाई करती हैं। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी यहाँ पे उसको सिग्निफाई करती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये पैराबोलिकली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज ना भी करें तब भी रेजिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो कर्नल्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका डेफिनेटली जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डज द रेजिस्टिविटी और द कंडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर। Now students, let us take a look at this next question. So यहाँ पे है a uniform wire of diameter d carries a current of 100 milliampere when the mean drift velocity of the electrons in the wire is v. For a wire of diameter d by 2 of the same material to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity of the electrons in the wire is. तो यहाँ पे जो current है that is being related to the drift velocity. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि by the way 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो ये 100 मिली एम्पियर की जो हमारे पास करंट है वो इनिशियल करंट है जब डायमीटर हमारे पास डी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास v के इक्वल है। व्हेन अ वायर ऑफ डायमीटर d by 2 इज टेकन देन करंट हो रहा है 200 मिली एम्पियर्स, और इस टाइम पर हमने बताना है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, और यहाँ पे जो हमें एरिया कंसिडर करना चाहिए that will be equal to pi r square, और since r is equal to d by 2 तो ये हो जाएगा pi d square by 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम ट्वाइस दो बार अप्लाई करते हैं। पहले हम यहाँ पे 100 लेते हैं और यहाँ पर हम पहले नंबर ऑफ टर्न्स जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास बाय द वे कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मटेरियल सेम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट वाले केस में जो आप एरिया लेंगे वो लेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, एंड जो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको आप v लेंगे। सेकंड केस में जब आप इस इक्वेशन को रीअप्लाई करते हैं तो करंट आप लेंगे 200, n एंड e जो है सेम रहेंगे, एंड यहाँ पे जो हमारे पास अब जो उसका रेडियस जो डायमीटर हो जाएगा वो d by 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको d by 2 लेना होगा। ठीक है, तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो काफी क्वांटिटीज जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। एन ई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट होता दिख रहा है, 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 रह जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास v डैश की जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8 टाइम्स v। तो v डैश विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स v। ठीक है, तो यहाँ पर आपने I इज इक्वल टू NEAVD के फॉर्मूला को अप्लाई करना है, वहां से आपके पास जो वैल्यू है v डैश की दैट विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 8 टाइम्स v। स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आपने देखे होंगे कि नीट के एग्जाम्स में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपने डेफिनेटली चेक किया होगा कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक वायर को कट कर दिया, फिर उसके कुछ पार्ट्स को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमने बताना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस पर बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। सो 8 इक्वल पीसेस हैं तो दैट मींस कि इक्वली रेजिस्टेंस डिवाइड हो गई होगी। फ्रॉम दीज पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर मेड by adding 4 of these together in parallel. Then these two sets are added in series. The net effective resistance of the combination is what we have to find out. So students, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो ये एक हमारे पास लॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अगर तो इसको हमने 8 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R थी तो 8 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया, तो ईच पार्ट विल हैव अ रेजिस्टेंस गिवन बाय R बाय 8। आफ्टर दैट वो कह रहे हैं कि ऐसे हमने 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, और ऐसे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ हमने एक और अरेंजमेंट जिसमें अगेन 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है हमने अप्लाई कर दिया है। तो इट इज़ लाइक दिस कि यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, और ऐसे 2 अरेंजमेंट हमारे पास लगे हुए हैं सीरीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो इस भी सारे रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो हैं वो R/8 के इक्वल हैं। तो ये भी R/8, ये भी R/8, सारे R/8। तो अगर हम इनको इक्विवेलेंट लेते हैं तो ये R/8 के हमने 4 जो है वो लगाए हुए हैं इन पैरेलल। सो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस को 4 से डिवाइड करने पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दिस विल कम आउट टू बी R/32 एंड दिस विल ऑल्सो बी R/32। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी R/16।
तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू R बाय 16 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ये भी नीट 2025 में आया हुआ है। तो लास्ट ईयर के पेपर के बारे में सब ये कह रहे थे कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया है, बट दैट इज ट्रू। काफी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे, सम वर इवन मोर डिफिकल्ट देन योर जेडब्ल्यू मेंस लेवल, बट यस डेफिनेटली उसमें से मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चन भी थे। सो वी कैन काउंट दिस एज एन इजी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो कि नीट में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस नेक्स्ट सर्किट। यहाँ पे हमारे को निकालना है करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन दिस गिवन सर्किट। सो नो मैटर कि ये सर्किट हमें कैसा भी दिख रहा हो, अल्टीमेटली तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा और उसको ईएमएफ से डिवाइड करके, ईएमएफ को करंट आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करके हमें पूरे सर्किट का जो करंट है वो आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट ई के बीच में ये पार्ट, इतना सा पार्ट जो है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज को सिग्निफाई कर रहा है, राइट। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज देखते हैं, ये 5 है, ये 2.5 है, तो इनका जो रेशियो आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू 2। एंड यहाँ पर हम देखते हैं 3 एंड 1.5, तो इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी आल्सो बी इक्वल टू 2। दैट मींस कि ये जो बीच वाला 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इन केस वी रिमूव दिस फ्रॉम दिस पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सर्किट बनेगा जिसमें हमारे पास ये 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे लगी हुई होंगी एंड यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस भी लगे होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा एंड यहाँ पे 5, 2.5, 3 एंड 1.5, 5, 2.5, 3 एंड 1.5। ऑल्सो ये हमारे पास 1.5 ओम्स का होगा, ये हमारे पास 1/3 ओम्स का होगा। बैटरीज वोल्टेज इज 5। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 5 और 3 आप देख रहे हो दीज विल बी गोइंग टू बी इन सीरीज एंड 2.5 और 1.5 भी सीरीज में ही होंगे। ठीक है, तो ये 8 वाला और ये 4 वाला दोनों किस में हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हम पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4, सो ये हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इस पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो एक सिंगल रेजिस्टेंस से सिग्निफाई हम कर सकते हैं। तो let us do that. Let us signify this resistance by one single resistance which will be given by 8/3 ohms. तो ये हमारे पास 8/3 ohms आएगा। Now 8/3 and 1/3 are going to be in series. साथ में हमारे पास ये 1.5 भी है और ये 5.5 वाला भी हमारे पास सीरीज में ही लगा हुआ है। ये है 5.5 और ये सारे आप देख रहे हो कि ये सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सब सीरीज में ही लगे होंगे। तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट सर्किट का आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस दिस विल बी 8/3 प्लस 1/3 प्लस 5.5। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 1/3 दैट इज 9/3, 9/3 इज 3, 3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 दैट विल बी 10। सो स्टूडेंट्स, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 10 ohms एंड आप सबको पता ही है कि करंट फाइंड करने के लिए we can say that current is equal to E by R equivalent। तो यहाँ पे हमारे पास 5 को आप 10 से डिवाइड करिए, आपके पास आंसर आएगा 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्किट, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें सारे मिक्स आपको मिल जाएंगे, इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स A and B of this circuit shown in the figure. The current through the branch CD of this circuit is, तो CD में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखिए कि जो CD है जस्ट एक सिंपल वायर है, तो इस रेजिस्टेंस को हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, CD एज अ वायर इज हैविंग 0 रेजिस्टेंस, इट हैज 0 रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो 1 ओम वाला और 3 ओम वाला है ये दोनों का जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होंगे और यहाँ पर भी कॉमन पोटेंशियल है। तो जब भी दो रेजिस्टेंसेस सेम पोटेंशियल्स के बीच में अप्लाई किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल में है। ठीक है, तो 1 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में होंगे, 2 ओम एंड 4 ओम भी पैरेलल में होंगे और आपस में ये दोनों किस में होंगे, दे विल बी इन सीरीज, आपस में सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो 1 ओम एंड 3 ओम इनका जो इक्विवेलेंट आएगा that will be equal to 1 into 3 by 1 plus 3। मैं यहाँ पे R1 R2 by R1 plus R2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट के लिए हम निकाल सकते हैं।
तो 1/R equivalent इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये 1 इंटू 3 बाई 1 प्लस 3, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/4 ओम्स। एंड ये जो हमारे पास नेक्स्ट वाला आएगा हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8/6, सो 8/6 इज अगेन 4/3 ओम्स। तो ये दोनों हमारे पास ये आ जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 50 वोल्ट। ओके, सो दिस इज 50 वोल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल करंट होगा सर्किट में पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। सो 50 डिवाइडेड बाय इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ओवरऑल जो करंट यहाँ से एंटर होगा, लेट अस कैलकुलेट दैट। सो यहाँ से जो करंट आई हमारा एंटर होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस 50 डिवाइडेड बाय इन दोनों का आर इक्विवेलेंट, दैट इज 3/4 प्लस 4/3, 3/4 प्लस 4/3, सो ये हो जाएगा 50 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, दैट इज 25। सो ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 24 एम्पियर्स का टोटल करंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट 24 एम्पियर्स का आ गया। हमें करंट फाइंड करना है थ्रू 1 ओम फर्स्ट, कि यहाँ से 1 ओम वाले में से कितना करंट बेसिकली एंटर होगा। तो करंट थ्रू द 1 ओम अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द करंट थ्रू द 1 ओम, so that this can be calculated by applying the opposite resistance formula. So let us calculate the 1 ohm current through the 1 ohm resistance. तो formula जो हमने यहाँ पे apply करना है students, that will be equal to let me write it here. So current through one element is equal to the total current multiplied by the resistance opposite to the element. Suppose हमने I1 calculate करना होता है by R1 plus R2. तो अगर जैसे यहाँ पर आपने I1 यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो आपने ये R2 ले लेना है और इस रेजिस्टेंस को आपने R1 लेना है, ठीक है। तो करंट थ्रू दिस वन फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम विल बी इक्वल टू द टोटल करंट दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय द ऑपोजिट रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम्स। सो यहाँ पर आप 3 लीजिए, डिवाइड करिए इसको 1 प्लस 3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 3 दैट इज 18 एम्पियर। सो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर 18 एम्पियर का करंट जो है वो एंटर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से 18 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब आप ये देखो कि जो टोटल करंट था हमारे पास 24 एम्पियर का, वो यहाँ से एंटर हो रहा था। अब 2 ओम्स में जो हमारे पास करंट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट थ्रू द 2 ओम्स, अगेन टोटल करंट को आपने फिर से 24 ही लेना है एंड ऑपोजिट रेजिस्टेंस देखते हैं तो वो 4 आता है एंड सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस आएगा 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, तो this is going to get cancelled, this is by 24/6, 24/6 will be 4, तो ये स्टूडेंट 16 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। सो जब 24 एम्पियर्स यहाँ से एंटर हो रहा है तो उसमें से 18 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 6 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, 18 एम्पियर्स में से 16 एम्पियर आगे को जा रहा है, तो दैट मीन्स कि 2 एम्पियर नीचे को आएगा। सो 2 एम्पियर और 6 एम्पियर जब ये ऐड भी हो जाएंगे तो ये 8 एम्पियर, 16 प्लस 8 इज अगेन 24 एम्पियर्स। सो 24 एम्पियर्स एंटर हो रहा था, 24 एम्पियर्स भी एग्जिट ही हो जाएगा ड्यू टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉज और यहाँ पे बेसिक्स को काफी यूज किया गया, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के जो नीट का प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, वहाँ पर पावर क्वेश्चंस बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट करिए जरूर। वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो दिए हुए हैं, बट वो सारे न्यूमेरिकल्स की थ्योरी या कंसेप्ट सेम होता है, सिर्फ डेटा जो होता है ना, सिर्फ वो डिफरेंट होता है। तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L has 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to a length of 2L and then bent to form a perfect circle, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो हमने एक वायर को लिया है, वायर का पीस लिया है, उसको हमने स्ट्रेच किया है, डबल द लेंथ किया है और बाद में हमने उसको बेंड करके एक सर्कल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो एक इसका फिगरेटिवली डायग्राम में बना देता हूँ। तो ये एक वायर थी, इसकी लेंथ L थी, इसको एक्सपैंड किया हमने 2L में और बाद में इसी को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्टेप प्रोसेस हो रहा है। तो इनिशियली यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होती है व्हाइल स्ट्रेचिंग, ठीक है। अगर आप स्ट्रेच करते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन यू कैन यूज। सो व्हाइल स्ट्रेचिंग जो हमारे पास R होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो जो 10 ओम वाला है वो यहाँ पर 40 ओम की रेजिस्टेंस बना देगा
और अगर ये हमने कोई दो डायमेट्रिकल पॉइंट्स अगर ले लिए तो दैट मीन्स कि 20 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर वाले पार्ट में होगा और 20 ओम का रेजिस्टेंस नीचे वाले पार्ट में होगा, जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 एंड 20 इन पैरेलल व्हिच विल गिव अस 10 ओम्स। ठीक है, तो 10 ओम्स यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी इन दोनों अरेंजमेंट्स की वो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। लेट अस टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज EMF इज 10 volts and internal resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure is। तो यहाँ पे हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, EMF गिवन है और उसके लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। E होता है यहाँ पे EMF जो 10 वोल्ट गिवन है, स्मॉल r होता है जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड ये होता है करंट थ्रू द सर्किट। सो स्टूडेंट्स अगर इसमें हम सारे इस फॉर्मूले में हम सारा डेटा पुट कर देंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर्स। अब इस करंट को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, तो E की वैल्यू को आप 10 लीजिए, करंट को आप 2 लीजिए और स्मॉल r को 1 ले लीजिए, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यू विल बी गेटिंग 8 वोल्ट्स। सो इन दिस केस हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन सी। सो ये भी नीट 2024 में आ चुका है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन जो कि आ चुका है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टू हीटर्स A and B हैव पावर रेटिंग्स ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। दोनों को हमने फर्स्ट टू को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है। रेशियो पावर आउटपुट्स फॉर दीज टू केसेस इज। सो हमने देखा है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट अगर हम फर्स्ट वाले की जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जिसकी पावर 1 किलोवाट है, तो उसकी हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी K/1। और अगर हम सेकेंड वाला जिसकी रेजिस्टेंस जिसकी पावर हमें 2 किलोवाट गिवन है, तो वो आ जाएगी K/2। ठीक है, देन दीज टू आर कनेक्टेड इन फर्स्ट इन सीरीज एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारे पास आएगा इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो अगर ये R इक्विवेलेंट यहाँ पर हम निकालते हैं तो आ जाएगा K प्लस K/2, तो ये हमारे पास आएगा 3K/2। और अगर ये हमारे पास फर्स्ट केस में है और अगर हमने सेकेंड केस में इनको अगर कनेक्ट किया है इन पैरेलल, तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 ये हमारे पास सेकेंड वाले केस में भी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा K/3। तो ये फर्स्ट केस में R इक्विवेलेंट आएगा, ये सेकंड केस में R इक्विवेलेंट आएगा। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ पावर आउटपुट्स फॉर दीज टू केसेस। सो बेसिकली P1 बाय P2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी। तो R इक्विवेलेंट 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा K/3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 3K/2। तो आप इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 2/9। तो ये रेशियो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2/9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि जो पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। Let us see the next question. 10 resistors, each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then these are connected in parallel to the same battery. Current is increased n times than the value of n is. तो यहाँ पे 10 resistors हैं और पहले उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो 10 R वहाँ पे इक्विवेलेंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो आ जाएगी एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF E। तो ये हमारे पास इनिशियल करंट आएगा जब ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद कह रहा है दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगी स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 10 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी इक्वल टू R/10। तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू E/R/10। तो इसको हम ले सकते हैं 10E/R। तो 10E/R हमारे पास होएगा करंट इन द पैरेलल। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहा है कि द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। तो जब इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था तो करंट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। दैट मीन्स कि 10E/R दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स, है ना। सो NE/10R इसको आप इक्वेट करिए। हमें बेसिकली यहाँ पर n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो n विल बी इक्वल टू 100। तो 100 टाइम्स जो है हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, करंट जो है हमारा वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ था।
लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनके भी, तो वो भी हम चेकआउट करते हैं। तो इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस R है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, ये 400 ओम्स, यहाँ पे 2 वोल्ट्स की बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कब नहीं होती है? जब उसमें से कोई भी करंट पास नहीं करता। ठीक है, तो इसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, यहाँ पे जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जो भी करंट यहाँ से जा रहा है, ये सारा करंट हमारा अल्टीमेटली वापस इसी 10 वोल्ट की बैटरी में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इस वाले सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सिर्फ इसी वाले सर्किट में करंट फ्लो करता है, then we can easily find out the value of this current. So let us say that this current is going to flow and यहाँ पे ये इसी सर्किट में फ्लो करेगा। So I will be given by 10 by 400 plus R। ठीक है, तो I हमारे पास आ जाएगा 10 by 400 plus R, and since this galvanometer is showing no deflection whatsoever, तो हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, and we will say that this potential difference is also equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है और हमें इसकी R की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड विल बी रिमेनिंग द सेम वेदर इट इज थ्रू दिस और थ्रू दिस। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज द potential difference that is developing across this resistance. So it is equal to R. So potential difference across the resistance is equal to I into R। ठीक है, now what is the potential difference that is developing over here? तो अगर आप इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो potential difference होगा that will be equal to 2 volts। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको equals to 2 volts ले सकते हैं। अब यही जो potential difference है, इसमें I की वैल्यू को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए। So 10 by 400 प्लस R इंटू R इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 10R इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो 10R इज इक्वल टू 800 प्लस 2R, तो यहाँ पे हमारे पास जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी 100 ओम्स के इक्वल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू 100 ओम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर लिया, वैल्यू ऑफ R हमने निकाल दी है, दैट इज इक्वल टू 100 ओम्स। Now let us take a look at this next question. So in the following network of 5 branches, the respective currents are I1, I2, I3, etc. Given that I1 is equal to minus 0.5 ampere, I4 is equal to 1 ampere and I5 is equal to 0.5 ampere, the remaining currents are। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है रिमेनिंग करेंट्स को कैलकुलेट करना है। द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 हमें गिवन है और I4, I5 की वैल्यूज भी यहाँ पे हमें गिवन है। रिमेनिंग करेंट्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स। तो हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन डू दैट बाय अप्लाइंग द किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो KCL को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने KCL को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले पॉइंट के ऊपर जो KCL है उसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो I6 जो करंट है वो एंटर हो रहा है एंड यही करंट I5 के भी इक्वल होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल I5 और I6 की जो वैल्यूज हैं दोनों ही सेम होने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो कि इस पॉइंट पे अगर आप किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करते हो तो I6 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I2 प्लस I1। तो आप करेंगे I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I2 प्लस I1 एंड ऑल्सो आप इस वाले पॉइंट के ऊपर भी KCL को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू हमारे पास देखते हैं, I1 की वैल्यू हमें गिवन है -0.5 एंड I2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन है, I3 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा I3 प्लस I2 एंड दिस इज -0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप इस पॉइंट पर अप्लाई करिए, तो आप बोलेंगे I4 प्लस I3 इज इक्वल टू I5। ठीक है, I4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, I3 की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट करनी है, तो I3 को हम ऐसे लिख देंगे एंड I5 स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से हमारे पास I3 की वैल्यू आती है -0.5। जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर्स। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हिच ऑप्शंस हैव
दिस I2 हैज 1.5, I3 हैज -1.5. सो यहाँ पे हमारे पास I2 1.5, I3 इज -0.5. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को भी अच्छे से अप्लाई करना हमने सीख लेना है कि किस पॉइंट के ऊपर जो करंट एंटर होता है वही करंट एग्जिट भी होता है. ठीक है, इस कंसेप्ट को माइंड में रखिए और सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज. तो यहाँ पे ये दो बैटरीज हैं. इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जो 10 वोल्ट वाली बैटरी है वो करंट टुवर्ड्स राइट को सेंड करेगी, 5 वोल्ट वाली टुवर्ड्स लेफ्ट को सेंड करेगी, और ऑब्वियसली 10 वोल्ट वाली बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है तो नेट करंट टुवर्ड्स द राइट को ही फ्लो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे करंट विल बी टुवर्ड्स द राइट. इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए वापस एक आप लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास करंट इज टुवर्ड्स द राइट, तो -2 + 10 देन -5 देन -1 इंटू दिस आई. देन यहाँ से भी देखो जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो -7 इंटू आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास जो आई की वैल्यू है दैट विल बी कमिंग आउट. सो यहाँ से आप इजीली आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से इस सर्किट में से आप आई की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 एंड वो फ्रॉम ए टू बी ही वो फ्लो करने वाली है. ठीक है, इज इट ओके स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट वायर ए बी गिवन है जिसकी 40 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, और यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस्ड मीटर ब्रिज है. ब्रिजस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है. इन ऑर्डर टू गेट द जीरो रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर G, द फ्री एंड ऑफ द J हैज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम B इज. सो किस डिस्टेंस B से किस डिस्टेंस पर ये जॉकी को हमने प्लेस करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो लेट अस टेक दिस लेंथ एज L. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास जब कभी एक गैल्वेनोमीटर हम लगाते हैं जहाँ पे भी वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो इनकी रेजिस्टेंस की जो लेंथ के साथ रेशो होती है वो हमेशा इक्वल होती है. तो 40 माइनस L, दिस इज L. तो वी कैन से दैट 8/40 माइनस L इज इक्वल टू 12/L. सो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 8L विल बी इक्वल टू 480 माइनस दिस विल बी 12L. सो द वैल्यू ऑफ L विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो L की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स होते हैं जो एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस एक ओपन टेस्ट में से प्रैक्टिस करे हैं. बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. सो काइंडली गो अहेड एंड चेक दोस क्वेश्चंस आउट. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स उतना ही आप बेटर फील करेंगे while solving the questions in NEET exams. So take care and thank you for attending today's session.